गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेतांक। और फिर एक बार मॉर्निंग का इम्पॉर्टेंट इशू यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इशू हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द इशू एट हैंड? इट्स टिग्रे क्राइसिस। अब आप कहोगे टिग्रे क्राइसिस क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो कंफ्यूज होंगे, सर ये कौन सा एरिया है, ये क्या है, ये कौन सा क्राइसिस हो गया। तो देखिए सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि अगर आप अफ्रीका का मैप देखें तो एक जो रेड सी के बगल से निकला हुआ हुक की तरह इलाका है उसको कहते हैं सोमालिया, ठीक है, और उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। उसके बगल वाली जो कंट्री है उसको कहते हैं इथोपिया। इथोपिया में जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है उसको कहते हैं टिग्रे। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्राइसिस हुई और क्राइसिस चले आ रही है, अब तो सालों से चले आ रही है। एक अपनी इथोपिया की अपनी इंटरनल सिविल वॉर वाली क्राइसिस है इरित्रिया के वॉर के कारण, लेकिन उसके कारण जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, समझने हैं क्या हो रहा है। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आएगा और जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे याद रखिएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग न्यूज़ में क्या आया? इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद वीक्स ऑफ ड्रामेटिक डिस्क्लोजर इवेट्स रूट्स ऑफ टिग्रे क्राइसिस, ठीक है। अब टिग्रे में जो क्राइसिस थी वो खत्म होने जा रही है क्योंकि इथोपियन प्राइम मिनिस्टर ने इरिट्रिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातें कर ली हैं। इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद लेफ्ट में बैठे हैं, इरिट्रिया के प्रेसिडेंट राइट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इनकी बात हो गई और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब ये पूरा इशू है जिसके कारण हम बात कर रहे हैं। अभी आपको क्या समझना पड़ेगा इस पूरी इशू में कि इथोपिया, इरिट्रिया, टिग्रे, बहुत सारी चीज़ें हैं आज की क्लास में जो आपको नहीं समझनी है, नहीं जाननी है, नए वर्ड नोट भी करने पड़ सकते हैं। तो ध्यान से सेशन को सुनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ओके। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि भाई अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रिपरेशन करें। और आपको करना क्या है, सबसे पहले अपन अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप से फ्री लेक्चर्स अटेंड करेंगे। अगर वो लेक्चर से आपको बेनिफिट होता है, आपको लगता है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, देन यू विल मूव अ स्टेप फॉरवर्ड और SPYT कोड यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक, जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में आपको हमेशा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि दैट्स somewhere where you will be provided with a personal guidance option, यानी एक पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कौन सी नई चीज़ ऐड हो गई, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ में आपकी स्टडी प्लानिंग में हेल्प करेंगे और स्टडी मटेरियल भी चूज़ करने में आपको हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों ज़्यादा बेटर जो भी आपको लगे वो आप ले सकते हैं। और फ्री टेस्ट अनअकैडमी मीनवाइल जो आपके लिए ऑर्गेनाइज करा रही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। ये फ्री टेस्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एट द एंड ऑफ द डे आपको जाके MCQs भरने ही पड़ेंगे अगले राउंड्स में जाने से पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जहाँ पे हमने बात अभी की कि भाई इथोपिया में क्या हो रहा है। तो चलो पहले समझें इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बताया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है एबी अहमद। एबी अहमद ने कहा दैट इरिट्रिया हैज़ अग्रीड टू विदड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम टिग्रे which witnessed mass atrocities against civilian during the months-long conflict in restive region। अब क्या हो रहा है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा इशू, समझिए। अब ये अगर आप मैप देख रहे हैं तो ये रहा आपका एडिस अबाबा जो इथोपिया की कैपिटल है और नॉर्दर्न एरिया में लिखा हुआ है टिग्रे। अब अगर आप इस मैप में ऊपर देखेंगे थोड़ा सा तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। ये जो एरिया है ना, ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं इरिट्रिया, ओके। ये एक अलग कंट्री है। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इथोपिया की हिस्ट्री में जाएंगे तो आप सुनेंगे, आप जानेंगे कि इथोपिया एक ऐसी कंट्री थी जी जिसने 1920th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही इटली को हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद से फिर इटली को हराने वाली पहली अफ्रीकन कंट्री यानी कि यूरोपियन पावर को हराने वाली इथोपिया रही। इथोपिया पे कभी किसी ने कब्जा नहीं किया एक्सेप्ट इटली ने 1936 के बाद एक बार थोड़ा बहुत दिन के लिए ट्राई किया था मोसोलिनी के अंदर। तो इथोपिया का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जो बॉर्डर एरिया है ना, यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो रहा आपका सोमालिया, ठीक है, और ये यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे रहा इरिट्रिया, ठीक है, ये रहा आपका जिबूटी, ओके। अब एक और जिबूटी है, एक और इरिट्रिया है, और इसके कारण इथोपिया के पास कोई भी एक्सेस टू द सी नहीं है। अब आप याद रखिए कि ऐसा जल्दी होता नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री ऐसी सिचुएशन में हो तो वो एक्सेस टू सी तो अपने पास रखती है, इसका मतलब ज़रूर कुछ हुआ होगा। और इसके कारण इरिट्रिया या तो कभी आज से 100, 200, 250 साल पहले कभी न कभी इथोपिया का पार्ट रहा होगा, ठीक है। ऐसा ही होता है हमेशा ही, आप किसी भी मैप में जाके देखेंगे हिस्टोरिकल सेंसिबिलिटीज़ ऐसे ही दिखाती हैं कि हर एक कंट्री कोशिश करती है जो नेचुरल बॉर्डर है वहाँ तक पहुँच जाए। और नेचुरल बॉर्डर क्या होता है? या तो पहाड़ होगा या तो ओशन होगा। नेचुरल बॉर्डर नहीं है, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। तो अब समझिए,
अब ये जो आप एकदम ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं टिग्रे प्रोविंस, यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ। अब इशू क्रिएट क्या हुआ, पहले आप इशू समझ लीजिए। इशू कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ कि कोविड के जस्ट पहले, कोविड मार्च अप्रैल में इथोपिया में इलेक्शन होने थे, ठीक है। अब कोविड हो गया, कोविड की वजह से इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, उन्होंने कहा कि अभी के लिए हम नहीं कंडक्ट करा सकते, ठीक है, इलेक्शन, और थोड़े दिन वेट कर लेते हैं। तो उन्होंने इसको थोड़े दिन एक्सटेंड कर दिया, फिर थोड़े दिन जून के बाद फिर एक्सटेंड करना पड़ा। अब इसी बीच टिग्रे प्रोविंस की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने कहा हमें नहीं पता अबी अहमद क्या कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन कंडक्ट कराने जा रहे हैं। और एक प्रोविंस यानी जो नॉर्दर्न एरिया में टिग्रे प्रोविंस है, उन्होंने अपना इलेक्शन कंडक्ट करा दिया। इथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है। टिग्रे की जो सबसे बड़ी पावरफुल पार्टी है उसने इलेक्शन कर रहा है और इलेक्शन जीत भी गए। और इसके बाद इथोपिया ने कहा कि भाई आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनौती दे रहे हैं, और इसलिए उन्होंने टिग्रे प्रोविंस में कहा कि हम फोर्सेस भेज देंगे। अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको लग रहा है। याद रखिए अब इसमें एथनिक डिवाइड भी है। क्या हुआ, अब इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड बॉटम पे जो दिख रहे हैं वो हैं इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद, ठीक है। उन्होंने अब ये डिक्लेयर किया है कि वो टिग्रे प्रोविंस की जो लड़ाई थी वो जीत गए हैं और टिग्रे प्रोविंस पर पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ अगर लेफ्ट में जो लीडर दिख रहे हैं उनका नाम है डेब्रेस्टियन गेब्रेयेसूस, ठीक है। अब ये कौन है, ये है टिग्रे प्रोविंस के सबसे बड़े लीडर, TPLF पार्टी के लीडर, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के लीडर, जो कि अभी हाइडिंग में है, छुपे हुए हैं, किसी को पता नहीं है कहाँ गए। अब ये हुआ क्या, तो अब देखिए ये जो टिग्रेरियन पीपल हैं इनकी एक खासियत है। खासियत क्या है कि जब इटली 1945 के बाद गई और फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। पावर एंडेड अप इन हैंड्स ऑफ EPRDF। अब उसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है साइड में, अगर आप देखेंगे इथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन 1989 में बनाई गई थी, जिसकी बीच में एकदम अंदर थी यही टिग्रेरियन पार्टी और टिग्रेरियन एरिया के लोग, यानी कि एक माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी जो थी, वो जो सबसे बड़े इथोपिया के मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसके ऊपर रूल कर रही थी समहाउ 1989 के बाद से, जिसके कारण कभी ना कभी कोई ना कोई इशू होते रहते थे, लेकिन अल्टीमेटली रूल उन्हीं का बना हुआ था। और ये रूल 1991 के बाद से सामने आ गया था, 1991 से। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हुआ क्या। अब देखें जो इथोपिया की मेन ट्राइब है, जो मेन वहाँ के लोग हैं एथनिक, वो हैं ओरोमो, ठीक है। अब ओरोमो पीपल 1991 से टिग्रेरियन प्रोविंस के जो लोग हैं वही पावर पोजीशन में है, ओके। ओरोमो कम्युनिटी ट्राइब जो है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है, लेकिन तब भी वो नीचे पाई जाती है, ठीक है, हर चीज़ में, हर काम में। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक एग्रेशन तो था, और ये फ्रस्ट्रेशन और ये एग्रेशन फूट के बाहर निकला 2016 में, ठीक है, जब प्रोटेस्ट शुरू हो गए अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी इशूज़। और इस प्रोटेस्ट के कारण आप देखेंगे उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो खुद टिग्री प्रोविंस से आते थे, टिग्रेरियन लीडर थे, उनका नाम था हिलमेरियन डेजल्जियन, ओके। उनको हटा के अबी अहमद को नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अबी अहमद खुद एक ओरोमो है और मेजॉरिटी ट्राइब से आते हैं। अब अच्छा, अबी अहमद ने आने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें की। देखो, टिग्रे प्रोविंस की जो लीडर्स हैं वो इरिट्रिया से भी लड़ते रहते हैं, वो जो बॉर्डर के उस तरफ नॉर्दर्न एरिया में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ टिग्री प्रोविंस ही वो एरिया है जो कि इरिट्रिया के बॉर्डर पे है, और इसलिए बहुत सारे टिग्री ट्राइब के लोग जो हैं वो इरिट्रिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ इरिट्रिया से लड़ाई होती रहती है। इथोपिया के बाकी लोगों को भी इस लड़ाई के कारण परेशानी होती है। ओरोमो ट्राइब की जब गवर्नमेंट आई, यानी अबी अहमद जब पावर में आए, उन्होंने कहा हमें इरिट्रिया से नहीं लड़ना और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, हम एक सिंगल प्रोविंस के लिए इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने स्टेप्स लेने शुरू किए, इरिट्रिया की गवर्नमेंट से बात की। 2019 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला अबी अहमद को इरिट्रिया के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए और इथोपिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अबी अहमद ने कई सारे और भी स्टेप लिए, लेकिन उसके बावजूद ये क्राइसिस डेवलप हो गई, ठीक है। अब एक बार पहले तो हम थोड़ी सी टाइमलाइन समझ लेते हैं कि इथोपिया में हो क्या रहा है, इस पूरी चीज़ का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देखो, अगर आप 1945 के बाद देखोगे, 1936 के पहले एक मोनार्की काम कर रही थी, 1936 से 1943 तक इथोपिया जो था वो इटली के अंदर रहा। इथोपिया से इटालियन फोर्सेस को अलाइड फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में निकाला, यानी 1943 से 45 तक वो एक तरीके से अलाइड फोर्सेस के कंट्रोल में रहा। 45 के बाद जो पुरानी मोनार्की थी उनके हाथ में पावर वापस कर दी गई, ठीक है। जो किंग थे उनका नाम था हेल सेलेसी, ठीक है। हेल सेलेसी जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो राइट हैंड साइड एकदम कॉर्नर में जो फोटो लगी है तलवार के साथ, वो हेल सेलेसी की पिक्चर है, ठीक है। ही वॉज द किंग, ठीक है। अब हुआ क्या, उनकी गवर्नमेंट, उनको भी हटाया गया, ठीक है। इथोपिया में एक रेवोल्यूशन हुआ, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इसको कहते हैं, लेकिन
उससे पावर में कौन आया? उससे पावर में आए मेंगित्सु। मेंगित्सु खुद एक डिक्टेटर बन गए और 1977 से 1991 तक उन्होंने रूल किया। 1991 में जब फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुए, वही जिसमें टिग्री ट्राइब के लोग जो लीड कर रहे थे उस प्रोटेस्ट को, उसके बाद वो भाग गए और एक नई गवर्नमेंट बनी 1991 से। ये 1991 से जो गवर्नमेंट बनी, ये एक्टिव गवर्नमेंट थी। इन्होंने ही जब ढूंढ के निकाला तो पता चला कि हेल सेलेसी की जो कब्र थी वो एक टॉयलेट में बनाई गई थी और टॉयलेट के नीचे उनकी बॉडी को दफन कर दिया था। फिर ठीक से चीज़ें की गई, काफ़ी चीज़ें ठीक की गई। इरीत्रिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अब इरीत्रिया वाली इथोपिया से लड़ाई चल ही रही थी और वो एक सिविल वॉर की तरह चल रही थी। 1993 में इन्हीं लोगों ने इरीत्रिया में एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम के आउटकम के बाद इरीत्रिया को अलग कंट्री बना दी गई। लेकिन क्योंकि ओशन का एक्सेस इथोपिया को इरीत्रिया के थ्रू था, तो हमेशा एक फर्दर टेंशन बनी रहती थी एक्सेस के लिए। और यहाँ से वो इशू शुरू हुआ जो कि एक डिवाइड क्रिएट करेगा और इरीत्रिया और इथोपिया में 2000 से ही लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई चलती रही और बहुत मुश्किल से एबी अहमद के आने के बाद 2018 के बाद ही ये लड़ाई खत्म हो गई। अब एबी अहमद जब 2018 में पावर में आए तो हम डायरेक्ट उनकी बात करेंगे उन्होंने क्या किया। तो पहले वो एथनिकली ओरोमो है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक बहुत सारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में फ्रस्ट्रेशन थी कि हम मेजॉरिटी में हैं लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये कैसी डेमोक्रेसी, वो खत्म हो गई। ही लॉन्च्ड अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एट होम एंड डिप्लोमेटिक ब्रिज बिल्डिंग अब्रॉड। और इससे इथोपिया ने बहुत सारे स्टेप्स लेने शुरू किए। याद रखिए इथोपिया ही वो है जो एक नया रेनेसांस डैम भी बनाने जा रही है अफ्रीका में, और जिसका कई बार इजिप्ट भी अपोजिशन कर रही है। लेकिन एबी अहमद इस बात के लिए पक्के हैं कि उनको ये डैम बनाना है क्योंकि इससे उनके कंट्री की एग्रीकल्चर क्राइसिस खत्म हो जाएगी। ठीक है, इथोपिया एंड इरीत्रिया 2018 में उन्होंने डिस्कस किया कि टेरिटरी की डिस्प्यूट वो खत्म करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पीस डील भी साइन कर ली जिसके साथ ओगाडेन नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ, जो कि इरीत्रिया में ही काम करती थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 2019 में आर्मी चीफ जो थे CR मैकोनेन, ठीक है, और अमारा स्टेट के जो गवर्नर थे, वो जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट था, ठीक है, वो उनकी डेथ होती है, उनको मार दिया जाता है और उसके बाद से इश्यूज क्रिएट होते हैं। उन इश्यूज के क्रिएट होने के बाद से ही आप ये डिफिकल्टी देखेंगे जो इरीत्रिया में आपको सामने दिखाई दे रही थी जब नॉर्दर्न एरिया के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानने से मना कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें तो पहले हो गई, लेकिन इस पूरे इशू के कारण जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया के लोग थे उन्होंने इरीत्रिया के ऊपर अटैक करना शुरू किया। इरीत्रिया ने इथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि देखें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने यहाँ इश्यूज़ को रिजॉल्व करें या फिर हम अपनी आर्मी इथोपिया में वापस भेजेंगे, और दैट विल बी कंसिडर्ड वॉर अगेंस्ट इथोपिया। ठीक है, और इरीत्रिया और इथोपिया की वॉर फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए एबी अहमद से कहा गया आप स्टेप लीजिए, और इस कारण से एबी अहमद ने अपनी फोर्सेज अपनी ही नॉर्दर्न स्टेट में भेजी, एरिया को क्लीन आउट कराया, और अब इरीत्रिया और इथोपिया के बीच में लड़ाई होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन अभी भी ठीक है जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं वो अभी भी एबी अहमद से नाराज़ हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है। तो ये पूरी सिचुएशन थी जो आपको क्राइसिस के बारे में जाननी थी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और कोई डिफ़िकल्टी होगी और कोई इशू होगा जो समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिस्कस देम इन डिटेल। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है, वो स्टूडेंट्स जिनका सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो SPYT कोड यूज़ कर सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करा सकते हैं अगर वो कंफ्यूज हैं कि एग्जामिनेशन 2022 का कब होगा और वो डेट उनको क्लियर नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू दैट। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपकी क्लासेस उसके बीच में पड़ जाएंगी तो, एंड दैट इज एन फर्दर एक स्टेप लिया गया है आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अनअकैडमी की तरफ से। ठीक है, 4 अप्रैल को अगला कॉम्बैट टेस्ट होगा। आई होप आपने संडे वाले कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया हो, और जो भी क्वेरीज होंगी फील फ्री टू आस्क मी, और उस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहें, यही कहूँगा मैं आपसे। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग, होप सो टू मीट यू अगेन टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू।